नमस्ते। जनवरी और फरवरी का मंथ हम लोग सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्लानिंग का मंथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो फरवरी मंथ की सैलरी आपको तभी मिलनी है जब आपने अपने सारे इनकम टैक्स की देनदारी अपने नियोक्ता यानी डीडीओ को आपने दे दी हो। प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनी है उन्हें मार्च का वेतन फाइनल करने से पहले टीडीएस काट के ही देनी होती है। तो हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखने की कोशिश करते हैं कि एक वेतनभोगी मिडिल क्लास व्यक्ति जायज तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकता है। टैक्स की चोरी, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं जिसके तहत आप टैक्स की प्लानिंग करते हुए अपने टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह एक सुविधा के लिए बनाया गया है। मेरे किसी बात पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इनकम टैक्स एक्ट को रेफर करें, जो कि प्रमाणिक होगी, और मैंने भी उसी एक्ट के संवर्धित सेक्शनों को यहाँ कोट किया है। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। This presentation should not be construed as an exhaustive statement of the law. In case of any doubt, reference should always be made to the relevant provision of Income Tax Act 1961 or Income Tax Rule 1962 or Wealth Tax Act and Wealth Tax Rules 1957, and wherever necessary to notification issued from time to time. CBDT, that is the apex body of income direct taxes, keep issuing notification on different dates. उस नोटिफिकेशन की भी मदद आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स is an annual tax on income. The Indian Income Tax Act provides that in respect of the total income of the previous year of every person, income tax shall be charged for the corresponding assessment year at the rates laid down by the Finance Act for that assessment year. हर साल जो फरवरी में जो बजट आता है, बजट में फाइनेंस बिल पेश किए जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक्ट के रूप में पारित होता है, और उसी फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट की चर्चा की जाती है, जिसे अभी जो हम स्लाइड में देख रहे हैं जो टैक्स रेट, वो पिछले साल के फरवरी बजट में पेश किया गया था, और जो पार्लियामेंट ने पास किया वही कानून बनके इस साल हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में उसकी मदद लेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो बतलाता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, जैसे अभी जो हम ये स्लाइड बतला रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो 23-24 का जो असेसमेंट होगा वो 1 अप्रैल 24 के बाद वाले साल में होता है। तो 31 मार्च तक के पीरियड को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। नाउ सेक्शन 14 of the Income Tax Act further provide that for the purpose of charge of income tax and computation of total income, all income shall be classified under the following heads of income. पहले तो आप इनकम टैक्स कब देंगे? जब आप किसी पिछले साल में आपने साल भर जो भी आमदनी किया, इनकम पाया, उस पर आपको इनकम टैक्स देना है, यानी पिछले साल, प्रीवियस ईयर। और किस हेड में देना है तो सेक्शन 14 हेड डिसाइड करता है। 5 तरह के हेड्स बतलाए हैं, या तो आपकी आमदनी सैलरी से होगी, या आपकी आमदनी हाउस प्रॉपर्टी जो रेंट पर लगाते हैं, किराए पर देते हैं, लीज पर देते हैं, उससे होगी, या आप कोई बिजनेस करते हैं, या कोई प्रोफेशन है, वकील हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह का प्रोफेशनल इनकम होगा, या आपके कैपिटल गेन से हो सकते हैं इनकम, जमीन कोई आपने बेचा, कोई इक्विटी शेयर बेचा, यानी कैपिटल एसेट
के ट्रांसफर होने से अगर कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो वो हो सकता है। और इन चारों के अलावे अगर किसी हेड में डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप उस इनकम को दिखाएंगे। ओके, नाउ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। Section 139(1) of the Income Tax Act provides that every person whose total income during the previous year exceeded the maximum amount not chargeable to tax shall furnish a return of income. अब इनकम टैक्स रिटर्न जो है हम लोग जो फाइल करते हैं ड्यू टाइम जो हर साल जनरली 30 जुलाई रहता है सैलरी वालों के लिए, और जिनका ऑडिट होता है उनके लिए अक्टूबर होता है। तो ड्यू टाइम के पहले जो रिटर्न फाइल करते हैं 139(1) में, और ड्यू टाइम के बाद लेट से हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न करते हैं और 139(4) में वो रिटर्न फाइल होता है। फिर हम ड्यू टाइम वाले रिटर्न की बात करते हैं जो 139(1) में फाइल करते हैं। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएंगे, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने डाला है incometax.gov.in, उस पर आप ई फाइलिंग पोर्टल पे सर्च करेंगे तो ये आपको एक पेज खुलेगा। आप उस पर पहले से रिटर्न भरते आए हैं तो आपका रजिस्टर होगा, लॉगिन करेंगे, और अगर नहीं है फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अपना पेन से रजिस्टर करें और लॉगिन करने के बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आज की डेट में रिटर्न फाइलिंग बहुत आसान हो गया, आपको बहुत सारे डाटा पहले से प्री फिल्ड रहेंगे, आप उसे सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो टैक्स रेजिम पिछले 2 सालों से पेश किया गया कि टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पुराने जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते थे अलग अलग सेक्शनों में उसके आधार पर अपना रिटर्न फाइल करें, या नए न्यू टैक्स रेजिम जो आया है जिसमें आपको बहुत सारे कोई डिडक्शन लगभग नहीं मिलते हैं लेकिन उसमें टैक्स का रेट थोड़ा कम है, तो आप दोनों चूज करने का आपके पास विकल्प है। जनरली 7 लाख से नीचे वाले के लिए, इनकम वालों के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम सही रहेगा, और 7 लाख या 8 लाख से ऊपर वाले हायर टैक्स पेयर के लिए जो 30% के स्लैब है खासकर उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। The income tax slabs are different under the old and the new tax regime. As the person's income increases, the tax rate also increases. This type of taxation allows for a fair and progressive tax system in the country. इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, उसमें क्या है ना कि जिसका जितनी आमदनी उससे उतना ज्यादा टैक्स, ताकि लो इनकम वालों को टैक्स बर्डन कम हो सके। और जानते हैं टैक्स इज नॉट ए चार्ज, नॉट ए burden, rather tax is a contribution from your side in nation building. राष्ट्र के निर्माण में आपका प्रत्यक्ष सहयोग जैसी है आपके द्वारा दिए गए टैक्स है, इसलिए जो भी आपको वाजिब टैक्स बनते हैं उसे जरूर दें, उससे अवॉइड ना करें। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स देखते हैं, इसमें दोनों ओल्ड रेजिम का भी दिया गया है और न्यू रेजिम में भी दिया गया है। 2.5 लाख जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि रिटर्न किसे भरना है, तो किसी वित्तीय वर्ष में अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अप टू 2.5 लाख ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी तरह का टैक्स नहीं है, और ये अगर सीनियर सिटीजन आप हैं तो ये जो 2.5 लाख का जो लिमिट है एग्जम्पशन लिमिट वो हो जाता है 3 लाख। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं यानी 80 साल या ऊपर हैं तो आपको 5 लाख तक के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अदर देन सुपर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो नॉर्मल इंडिविजुअल है और सीनियर सिटीजन है, उन्हें 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच 5% का टैक्स देना पड़ता है, ये पुराने में। और 5 लाख से 10 लाख के बीच 10%, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच 20%, और 10 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स स्लैब है।
जबकि न्यू रेजिम में आपका ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया, सबों के लिए इक्वल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। 3 लाख से 6 लाख तक के लिए 5% है, जो कि आपका 3 लाख से 5 लाख तक के लिए था, उसमें बढ़ाकर 6 लाख तक कर दिया गया 5%। और ओल्ड टैक्स में 5% के बाद सीधा 20% का है स्लैब, 10% का कोई स्लैब नहीं है। लेकिन अगर आपका 6 लाख से 9 लाख है न्यू टैक्स रेजिम में, तो आपको 10% के स्लैब में जाते हैं। और मजे की बात है कि 7 लाख तक जनरली आप न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रिबेट मिलने के बाद आपके इनकम टैक्स फ्री लिमिट में आ जाएंगे, नहीं 7 लाख के अंदर आ जाएंगे। 9 लाख से 12 लाख में आपका 15% है, और 12 लाख से 15 लाख में आपका 20% है। और जो 10 लाख से ऊपर में ही 30% था ओल्ड टैक्स रेजिम में, यहाँ 15 लाख से ऊपर में 30% जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट थोड़ा कम रखा गया है। पिछले बजट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑनरिंग द ऑनेस्ट का कंसेप्ट लाया था। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको ऑनर करते हुए टैक्स स्लैब को थोड़ा कम किया गया था। नाउ सुपर रिच लोगों के लिए, जिनकी आमदनी 50 लाख सुपर है, उनके लिए सरचार्ज भी लाया गया है। 1 करोड़ सुपर वालों के लिए अलग लाया गया है। तो मेरे इस वीडियोस को सुपर रिच लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनकी टैक्स बुलाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे सीएस बैठे होंगे। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें किसी तरह की सरचार्ज की जरूरत शायद ना ही पड़ेगी। Now, condition for opting new tax regime. Who can opt? The taxpayer opting for concessional rate in the new tax regime will have to forego certain exemption and deduction available in the existing old tax regime. जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि ओल्ड टैक्स regime में बहुत सारे डिडक्शंस दिए जाते हैं, लगभग 70 टाइप्स का डिडक्शन, जो कि न्यू टैक्स regime में आपको सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉरगो करने होंगे, और आपको लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। देख लेते हैं जरा कौन कौन से डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में है जो न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला इनकम लेवल आपका ओल्ड टैक्स में 5 लाख तक है, जिसपे 87A का बेनिफिट मिलता है, जबकि न्यू टैक्स में 7 लाख तक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में सेम है। इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी आपकी 5.5 लाख ओल्ड टैक्स में, और जबकि न्यू टैक्स में 7.5 लाख हो जाता है। रिबेट आपको 87A का, ओल्ड में 12.5, न्यू में 25,000। यानी आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम को ज्यादा एट्रैक्टिव बनाया गया ताकि लोग अधिक से अधिक इसे ऑप्ट करें। न्यू टैक्स रेजिम में आपको एचआरए का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और भी किसी तरह के अलाउंस, फूड अलाउंस वगैरह किसी तरह के कोई अलाउंस आपको नहीं बेनिफिट मिलने वाला है। ना आप मेडिकल इंश्योरेंस का ले सकते हैं, ना एम्प्लॉयर्स अपना कंट्रीब्यूशन का ले सकते हैं, ना एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था लाने का पर्पस यही है कि टैक्स प्लानिंग आपका आसान हो, ज्यादा भारी ना हो। जैसे शुरुआत में कहीं मैंने पढ़ा था कि आइंस्टीन साहब ने कहा था कि इनकम टैक्स को समझना फिजिक्स के समझने से भी ज्यादा कठिन है। तो इनकम टैक्स उतना कठिन बना ना रहे, इसलिए न्यू टैक्स रेजिम लाया गया है। इस वीडियो में मैं ओल्ड टैक्स रेजिम का कंसेप्ट डिस्कस करता हूं, जिसमें अलग अलग आप कैसे डिडक्शन को अवेल करते हुए अपना टैक्सेबल सेल इनकम लोअर कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, आप जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको कौन से रिटर्न फाइल करने हैं, ये भी एक कंफ्यूजन होता है। 7 तरह के आईटीआर आपको अवेलेबल होंगे, आईटीआर 1 to 7। तो सैलरी वालों के लिए आईटीआर 1 ही है, जिनका सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। और अगर आपका कुछ ट्रेडिंग वगैरह से सैलरी होता है, इनकम होता है, तो आपको आईटीआर 3 जाना होगा। तो हम आईटीआर 1 की यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैलरी। सैलरी इज द रेम्यूनरेशन
received by or accruing to an individual periodically for service render. हर मंथ सैलरी आती है जनरली आपके सर्विस के बदले, and it includes basic salary plus dearness allowance. The existence of employer-employee relationship is the sine qua non for taxing a particular receipt under the head salary. ये बेसिक टर्म है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना जरूरी है सैलरी के लिए। इसलिए जो हमारे लेजिस्लेटर होते हैं उनके सैलरी को सैलरी नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो अपना सैलरी खुद डिसाइड करते हैं। जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है, इसलिए उनकी सैलरी को हम लोग सैलरी नहीं कहते हैं इनकम टैक्स के लैंग्वेज में। इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट इफ ए पर्सन रिसीव्ड सैलरी एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द सेम शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। जब तक आप सांसद हैं, विधायक हैं, आपकी सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रहेगी, लेकिन जैसे आप मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो आप सैलरी पाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड, तो आप की जो आमदनी वो सैलरी के रूप में टैक्स होगी। सिमिलरली जो पेंशन मिलता है, जो एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है वो सैलरी माना जाता है, लेकिन जब फैमिली पेंशन मिलता है एम्प्लॉय के डिसीज होने पर उनके फैमिली को मिलता है जो, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ा जाएगा। क्लियर? ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको रिटर्न भरने में सहूलियत करेगी। नाउ व्हाट डज सैलरी इंक्लूड? सैलरी में क्या सब इंक्लूड होते हैं? सेक्शन 17 जो है आपका सैलरी डिस्क्राइब करता है, आप उसको एक बार देखिएंगे तो पाएंगे सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एडवांस ऑफ सैलरी, amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund, contribution of employer to a recognized provident fund in excess of the prescribed limit, leave encashment, compensation as a result of variation in service contract, contribution made by the central government to the account of an employee under a notified pension scheme. कुल लगभग 10 कैटेगरीज हैं जिसमें मिलने वाले आमदनी आपको आपकी सैलरी मानी जाएगी, जिसमें आपका जो पेंशन फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। टोटल सैलरी में आपको उसे दिखाना रहता है, और बाद में जो आपका एलिजिबल एग्जेम्पशन है उसमें आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। नाउ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, किस तरह के डिडक्शन आपको मिलते हैं? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का वो सबों को मिलना है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहे या न्यू टैक्स रेजिम में रहे। A deduction of any sum paid by the SSC on account of tax on employment, जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जनरली लेती है हमारे एम्प्लॉयमेंट पर, उस टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स के प्रोफेशनल टैक्स में कटे हुए जो अमाउंट होते हैं वो सारे के सारे आपको सैलरी से माइनस हो जाएंगे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। एचआरए, जनरली एचआरए में बहुत मैंने देखा है लोग सीधा एचआरए जो भी मिला उसे माइनस कर लेते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी जब कभी जांच की जाती है तो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ सकता है, टैक्स जमा करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए जो आपका एचआरए का फॉर्मूला है, ये 3 कैटेगरी है, इस तीनों में जो लोएस्ट होता है उस उतने का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। पहला क्या है? जो एचआरए रिसीव्ड है। दूसरा रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, जो सैलरी था आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसके 10% में जो रेंट आपने पे किया वो 10% ऑफ सैलरी से माइनस कर दें, या 40% ऑफ सैलरी, और मेट्रो सिटी में है तो 50%। इन तीनों में जो लिस्ट अमाउंट होगा वो आपको एलिजिबल होगा एचआरए एग्जेम्पशन। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस न्यू टैक्स रेजिम में कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है जो कि 38,400। अदरवाइज पुराने टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका ये
जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो आपका एग्जम्प्ट होगा। ध्यान रखिए कि उसमें डियरनेस अलाउंस है वो नहीं होगा, और मैक्सिमम 19,200 नॉर्मल केसों में। नाउ डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। चैप्टर 6 डिडक्शन का है इनकम टैक्स एक्ट में। उसमें 80C से 80U बेसिक डिडक्शन है, जिसका कोई सैलरी क्लास एम्प्लॉय बेनिफिट अवेल कर सकता है। 80C का लिमिट जनरली 1.5 लाख का है। 1.5 लाख से ऊपर का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कुछ भी जमा करें। 80C इंक्लूड्स LIC का प्रीमियम हो गया, किसी तरह का पेंशन फंड का प्रीमियम हो गया या बच्चों का ट्यूशन फी हो गया। ये सब मिलाकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख का एग्जाम्पशन ले सकते हैं 80C में। 80C है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर NSC, जो पोस्ट ऑफिस में होता है, नेशनल सेविंग स्कीम। 80C भी इन्वेस्टमेंट मेड अंडर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड में आकर ELSS आते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्योंकि आपको 5 इयर्स टैक्स डिपॉजिट स्कीम भी आती है बैंक में, FD, जिसका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, तो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, जबकि FD में 5 इयर्स का रहता है लॉक इन पीरियड। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट वहां भी कर सकते हैं। कंडीशन वही 1.5 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और पेंशन फंड हो या PF में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सब आपको एग्जम्प्ट मिलेगा अप टू 150 lakhs। नाउ 80CCD, ये जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। NPS जनरली हम लोगों का जो भी 2004 से बाद के रिक्रूट हैं उनके लिए NPS है। This be allowed a deduction in the computation of total income of the whole of amount so paid or deposit। शुरुआत में मैंने बताया था कि सैलरी इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो पेंशन अकाउंट में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सैलरी का पार्ट मिलता है। वो सारे अमाउंट आपको 80CCD में एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये आपका 1.5 लाख के अलावे होगा, इसलिए कंफ्यूज ना करें कि 1.5 लाख में ही आपको एडजस्ट हो जाएगा। और इसके अलावे 50,000 आप अलग से 80CCD1B नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये देखिए 80CCD1B, अगर आप 1.5 लाख का उधर एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो 50,000 आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। नाउ 80D, ये मेडिकल बेनिफिट लोग गवर्नमेंट आपको हेल्थ प्लानिंग के लिए मेडिकल बेनिफिट देती है। इसमें आप को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 तक का एक्सपेंस करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और किसी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो 25,000 तक का टोटल आपको बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिए ये आपका एडिशनल डिडक्शन है 80C के अलावे। और इसमें गवर्नमेंट ने एक कंडीशन दे रखी है कि आप ये 25,000 कैश में खर्च नहीं कर सकते हैं। 5,000 का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है सिर्फ उतने लिमिट ही आप कैश में खर्च कर सकते हैं। Now 80DD, deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability। Suppose कोई पेरेंट्स है उनके डिपेंडेंट सफरिंग विद डिसेबिलिटी, तो उनके मेंटेनेंस पे जो खर्च होता है उसका आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं इन ओल्ड टैक्स रेजिम। दिस एग्जाम्पशन लिमिट इज 75,000, आपको ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी सीवियर है, मोर देन 80% है, तो ये एग्जाम्पशन लिमिट 1.25 लाख हो जाएगा। और 40% से 60% वाली लिमिट में 75,000 ही रहेगा। किसी भी तरह का डिसेबिलिटी से बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होना जरूरी है।
आजकल हायर एजुकेशन के लिए प्राय लोग पेरेंट्स लोन लेते हैं। तो एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो ओल्ड टैक्स रीजियम में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन लोन के लिए भी 80E में आप अलग से 1.5 लाख के अलावा ये बेनिफिट रहेगा। जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ initial assessment year and 7 assessment year immediately succeeding the initial assessment year or until the interest is paid by the assessee in full whichever is earlier। अब यहाँ देखिए, जिस साल आपने लोन लिया और इंटरेस्ट पे करना शुरू किया तो उस इंटरेस्ट पे करने के पहले साल से लेकर 7 साल तक ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या अगर आपने जिस साल, मान लीजिए 5 साल में ही आपने सारा इंटरेस्ट पे कर दिया, सारा लोन सेट ऑफ हो गया, तो आपको 5 साल तक ही बेनिफिट मिलेगा विच एवर इज अर्लियर। और ये आपके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स बच्चों के लिए आप जैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ सेक्शन 80EE ये एडिशनल सेक्शन था। जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में तो हम हाउस लोन का इंटरेस्ट जैसे पूरा का पूरा क्लेम करते हैं 2 लाख तक, उसके अलावे भी 50,000 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल दिया गया था। वैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को जो हाउस लोन लेकर घर बनाते हैं, उसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं। The deduction shall not exceed 50,000 rupees and shall be allowed in computing the total income of the individual for the assessment year beginning on first day of April 2017 के बाद वाले सालों के लिए ही ये लागू किया गया है। और इसमें जैसे जो आपका हाउस होना चाहिए उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 लाख तक का अगर आप घर ले रहे हैं और उस पर लोन ले रहे हैं, उस लोन का इंटरेस्ट आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिखा दिया और 2 लाख को पार कर गया, तो आप 2 लाख के बाद भी अगर इंटरेस्ट जा रहा है आपका, तो अप टू 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज कि आपने साल भर में 2.25 लाख का इंटरेस्ट दिया, तो 2 लाख आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में लॉस में दिखाएंगे और 25,000 आप 80EE में टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस करेंगे। ठीक है। The assessee does not own any residential house property on the date of sanction। ये जो हाउस लोन आपको मिल रहा है उसमें आपके नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आप बायर हैं और फर्स्ट टाइम आप हाउस लोन लिए हैं तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, जो लास्ट सेक्शन में था, जो 2017 वालों के लिए स्पेशल लाया गया था, उसी को फिर, चूंकि अब इसकी बहुत लोग भी इसका डिमांड कर रहे थे, तो 31 मार्च 2022 तक के लिए फर्स्ट डे ऑफ 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच ये स्कीम फिर लाया गया। और इसमें हाउस का वैल्यू और घटा दिया गया कि पहले 50 लाख तक के लिए था, इस बार 45 लाख तक का ही घर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लोन मिलने वक्त आपका फर्स्ट टाइम होना चाहिए। बाकी कंडीशन सेम वैसा ही है, 50,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। आजकल हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए जब गवर्नमेंट को प्लानिंग लाती है तो उसको पॉपुलराइज करने के लिए इंसेंटिव भी देते हैं। तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज करने के लिए आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स में 1.5 लाख का रिबेट डिडक्शन दे रही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं लोन लेकर, तो उस लोन पर दिए गए इंटरेस्ट को आप यहाँ डिडक्ट कर सकते हैं टोटल इनकम में। हाउ मच? 1,50,000 rupees। The deduction shall be subject to the condition that the loan has been sanctioned by the financial institution during the period beginning on first day of April 2019 and ending on the 31st day of March 2023। ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच का ही लोन होना चाहिए। एटीजी
बहुत सारे ट्रस्ट आपको एटीजी का बेनिफिट देते हैं ताकि आप उन्हें सपोर्ट कर सके, उसमें डोनेशन दे सके। तो एटीजी का बेनिफिट दो तरह के होते हैं, एक 100% जितना आपने डोनेशन दिया और सारे आपको एग्जाम्पशन के एलिजिबल हैं डिडक्शन के लिए, और जितना दूसरा होता है 50% वाले, जितना डोनेशन आपने दिया उसके 50% अमाउंट ही डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। जनरली 100% वाले में जितने गवर्नमेंट ट्रस्ट होते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड कोविड के टाइम में काफी पॉपुलर हुआ है, इस तरह के राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, या यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट एजेंसी में आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो 100% आपका डिडक्शन हो जाएगा, टोटल इनकम से उतना माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए किसी प्राइवेट एजेंसी में, जैसे आप अयोध्या धाम मंदिर ट्रस्ट में एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट, या आजकल बहुत सारे एनजीओज होते हैं, हेल्पेज इंडिया, इस तरह के संस्था को जब आप कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उसका 50% ही आपको डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है 80GG, ये जनरली एम्प्लॉय के लिए है जिसको कोई एचआरए नहीं मिलता है। एचआरए आपको आपके एम्प्लॉयर या कंपनी इसलिए देते हैं कि आप जहां पर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जहां आपका जॉब है, वहां पर आप किराए देकर रहने के लिए आपको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर में जहां पर एचआरए का कोई प्रोविजन नहीं है, तो वहां आप सेक्शन 80GG में जो रेंट पे करते हैं 5000 पर मंथ, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, does not, to the extent to which such excess expenditure does not exceed 5000 rupees per month or 25% of his total income for the year, whichever less। अगर आप या तो 5000 पर मंथ या आपकी आमदनी थोड़ी कम है तो 25% ऑफ सैलरी, whichever is less, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का रेंट पे करते हैं तो आपको जाहिर है अपने लैंडलॉर्ड का पेन देना पड़ेगा, दिखाना होगा कि हमने पे किया है रेंट, और जो आपके लैंडलॉर्ड है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपके द्वारा दी गई रिसीट को दिखाएगा। 80GGA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट। कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च को डेवलप करने के पर्पज से ये सेक्शन लाया गया। इसमें है आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको मात्र 2000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर देन कैश ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से करते हैं तो जितने भी आपने अमाउंट इस तरह के इंस्टीट्यूट को, जैसे एम्स जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसे देते हैं तो सारे अमाउंट आपके ग्रॉस टोटल इनकम में माइनस हो जाएंगे, डिडक्शन मिलेगा 100%। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी, आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, उसमें भी ब्लैक मनी कैश के रूप में आपका डोनेशन ना जाए, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का लिमिट कर दिया गया है कि 2000 से ऊपर का आप कैश नहीं कर सकते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई अदर देन कैश मोड से कंट्रीब्यूशन करते हैं 80GGC में आप 100% क्लेम कर सकते हैं। In computing the total income of an SSC, being a person except local authority and every artificial judicial person wholly or partly funded by the government, there shall be deducted any amount of contribution made by him in the previous year to a political party। आप पॉलिटिकल पार्टी को जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं वो आपका टोटल इनकम से माइनस हो जाएंगे। अगेन आई रिमाइंड, ये सारे टैक्स डिडक्शन बेनिफिट जो है वो ऑल टैक्स रीजन के लिए। न्यू टैक्स रीजन में आप सीधा 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा। 80QQB रॉयल्टी इनकम, आजकल बुक्स पब्लिशिंग काफी हो रहा है, ट्रेंडिंग है, तो इस पर जो रॉयल्टी मिलता है उसका क्या टैक्सेशन आता है इसको देखते हैं।
The deduction under this section shall be equal to the whole of such income referred to in this section or an amount of 3 लाख रुपीज whichever least. 3 लाख तक का रॉयल्टी इनकम जैसो आपका डिडक्ट हो जाएगा. No deduction under this section shall be allowed unless the SEC furnish a certificate in the prescribed form and in the prescribed manner, duly verified by any person responsible for making such payment to the SEC as referred to in subsection 1 along with the return of income. इसके क्लेम करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर कर देना है जिसमें जो पब्लिशिंग हाउस रहता है उसका सर्टिफिकेट रहेगा कि हमने इतना अमाउंट रॉयल्टी में पे किया है. ओके, अगर वो नहीं फॉर्म भरेंगे तो आपका डिडक्शन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है. एटीटीटीए ये बहुत ही कॉमन है. सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट में प्राय हर लोग रिटर्न फाइल करने में क्लेम करते हैं. इसमें नॉर्मल केस में 10,000 तक का आपका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट. पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में था, लेकिन आजकल जो सेविंग अकाउंट में भी डिपॉजिट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो वैसे सभी डिपॉजिट जो 5 इयर्स करना हो, 5 इयर्स वाले डिपॉजिट को ही टाइम डिपॉजिट यहाँ रखा गया है. तो सारे डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होगा उस पर 10,000 तक आपको सालाना इस एटीटीटीए में डिडक्ट हो जाएंगे. और अगर सीनियर सिटीजन के केस में एटीटीटीबी के 10,000 का इंटरेस्ट लिमिट जो है बढ़ के 50,000 हो जाता है. 50,000 तक मिलने वाले इंटरेस्ट किसी भी अकाउंट पे हो अदर देन टाइम डिपॉजिट, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं. ये एओपी और बीओआई यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स उस पर लागू नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए है. एटीयू डिसेबिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉय खुद डिसेबल है तो उसके लिए अलग से 75,000 का डिडक्शन है. इन केस डिसेबिलिटी 40% टू 80%, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 75,000 का लिमिट भर के 1.25 लाख हो जाएगा. आप एटीयू में टोटल इनकम में आपका इतना माइनस हो जाएगा. 87A फाइनल जो टैक्स बनेगा उसमें आपका 12,500 तक का रिबेट मिलता है, और अगर 5 लाख तक टोटल इनकम रहता है तो आपका इफेक्टिवली टैक्स 0 हो जाता है. लेकिन जैसे 5 लाख का इनकम क्रॉस कर जाएगा तब ये रिबेट नहीं मिलेगा, तब आपको टोटल टैक्स जो बन रहा है वो आपको देना पड़ेगा. 89 प्राय जो कभी पीछे की सैलरी एरियर के रूप में मिलती है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट में अक्सर होता है कि 1-2 साल तक सैलरी नहीं मिली, बाद में मिली, या कोई पुराना केस पेंडिंग है उसकी वजह से उसका डिसीजन आया तो सैलरी हमें बढ़ा हुआ मिला. तो जिस ऐसा हुआ कि हमें 2020 का सैलरी 2023 में मिला, जो कि कायदे से मिलना था 2020 में, तो हम 89 में आपका एक कैलकुलेशन करके कि उस टैक्स की सैलरी जो 2020 में मिलनी थी उस पर क्या टैक्स लगता, उसका एक बाकायदा कैलकुलेशन होता है. वो कैलकुलेशन करके जो टैक्स रिलीफ मिलेगा वो आप 89 में क्लेम कर सकते हैं. इसका पर्पस यही है कि पिछले साल के जो ड्यू सैलरी थी वो एकाएक मुझे इस साल में मिला किसी वजह से, तो वो मेरा एक्सेस सैलरी नहीं हुआ, वो तो मेरा पीछे साल की सैलरी थी, और मैं पिछले साल की जो टैक्स देनदारी थी उसके हिसाब से हम उस पर टैक्स देकर इस साल के टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स रिटर्न है. सपोज मेरा रेगुलर सैलरी 7 लाख है, अब पिछले साल का 3 लाख एरियर मिल गया और हमें मिल गया 10 लाख, अब हमारा टैक्स लाभ बढ़ जाएगा, 30% आ जाएगा. तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए 89 का रिलीफ लिया जाता है. उसके लिए फॉर्म 10 आपको फाइल करना जरूरी है.